सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से घर की बहू कांता गाय का गोबर उठाती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन कुड़ती जा रही थी। हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मन ही मन सोचती जा रही थी। कितनी ही कोशिश कर रही थी पर हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। अगर 6:30 बजे तक ये काम निपटा कर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी का अपना राग शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक तो बिस्तर में चाय चाहिए होती थी उनको। पति माधव को भी तो उसी समय जगाना होता था। उसके बाद वही बिस्तर पर बैठकर फरमान जारी करती रहती थी। 7:30 बजे तक माधव का टिफिन भी तैयार करना होता था। आखिर नौकरी के लिए रोज शहर जो जाना पड़ता था। शादी को अभी 7 महीने ही तो हुए थे। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने। बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं। गाय तक पाल रखी है, खूब दूध दही होता है। हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं। आराम से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने का मौका मिलेगा, पर हाय री किस्मत। कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वही शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की चली ही नहीं। माधव ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि अम्मा को समझाए, पर उसने तो माधव को ही लताड़ दिया। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? इकलौता बेटा है, आखिर अम्मा भी चाहती है कि बेटा बहू उसकी सेवा करे। इसके आगे माधव कुछ कह ही नहीं पाया और कांता मन महसूस कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी और उनकी बेटी मालती दोनों का फायदा था। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता था और बैठे बैठे बस ऑर्डर देती रहती थी। वहाँ मालती के घर पर रोज फ्री का दूध दही पहुँच जाता था, तो उसे क्या परेशानी। ऊपर से दो दो गाय और पाल रखी थी। पहले तो नौकर लगा रखा था, पर अब कांता के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी भी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं थी। अम्मा जी ने जितना शादी के पहले कहा था उन सब के ढोल के पोल तो अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटा कर नहा धोकर कांता रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि अम्मा जी ने आवाज लगाई, अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय मिलेगी कि नहीं? बस अम्मा जी ला रही हूँ, कहकर कांता ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय। हमें तो लगा था कि आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी। कितनी देर लगा दी। जा जाकर माधव को भी चाय दे आ, और खबरदार उसके पास बातें करने बैठी तो। उधर मालती भी इंतजार कर रही है। पति के पास कब बैठना है कब नहीं, ये भी अम्मा जी डिसाइड करेगी। मन ही मन कुड़ती हुई कांता माधव को चाय देने चली गई और फटाफट काम करने लगी। इतने में फिर अम्मा जी की आवाज आई, बहू, बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना। मालती ने कहा है कि उसकी सास आने वाली है, बर्तन बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। हाँ, हम तो गंदगी में रहते हैं, कांता मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली। अम्मा जी, बर्तन तो रात को ही धो दिए थे। अरे रात को धो कर रखी थी तो क्या बर्तन फिर से धो ले? काम करते ही जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना, और वो जो दही जमा रखा है ना वो भी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज एक ही गाय का दूध मिल रहा है। वह शहर में तो कहाँ ताजी चीज खाने को मिलती होगी उसे। ये सुनकर कांता के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध भेजने के लिए कह रही है, फिर तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने के लिए कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। माधव और अम्मा जी तो भी नाश्ते के साथ एक एक गिलास दूध गटक लेंगे, पर मेरा क्या? मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती। कहती है कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई झूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। कांता को दरवाजे पे खड़ा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यही खड़ी है? जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ मालती दूध का इंतजार कर रही होगी। देख, उसका फोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर कांता बोली, पर अम्मा जी, सारा दूध भेज देंगे तो घर के लिए तो दूध बचेगा ही नहीं। अब क्या करना है दूध का? नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे ना, और कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से मोल ले आएंगे। पर अम्मा जी, मुझे भी तो बहुत कमजोरी हो रही है। आपको पता ही है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम एक गिलास दूध तो लेना ही है। हो कुछ नहीं होता, शरीर को जैसा बनाओ वैसा हो जाता है। इसलिए काम चोरी छोड़ करके ज़रा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पे नज़र मत मार। भला कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध मिला हो?
अम्मा ने अपना मोबाइल स्पीकर पर चालू किया और कहा, ले सुन मालती, आजकल की बहू के नखरे। अरे अम्मा, अपनी बहू से तो पूछो कि उसके मायके में दूध दही की नदियां बहती थी क्या? अरे ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। जरा संभाल के रखना, महारानी की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है उसे। कहकर मालती जोर जोर से हंसने लगी। कांता को अभी भी वहां खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अभी भी कुछ सुनना है क्या? जा जाकर अपना काम कर। उस समय तो कांता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में जाकर दूध दही केतली में डालकर दे दिए। लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायती कर रही थी कि उसी समय मालती का फोन आया। ये क्या है अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी? कौन सी गाय? कैसी बात कर रही है तू? अरे वही गाय जो रामदीन काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी। पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन रामदीन काका बोले कि अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊंगा। मुझे तो आज शहर में अपनी बिटिया के पास रहना है, इसलिए वो मेरे घर के बाहर गाय बांध कर चले गए। माधव को भेजकर अभी के अभी गाय वापस लेकर जाओ। यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है। ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज हो रहे हैं। मालती ने बोलकर फोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी। देखा तो गाय थी ही नहीं। कांता को आवाज देती देती अम्मा जी घर में आई। अरे ओ बहू, बाड़े में से गाय कहाँ गई? मालती जी के घर। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहां भेजने की? उधर मालती को कितनी बातें सुननी पड़ रही है, अंदाजा भी है तुझे? जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती है उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को शहर भेजने की? अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती फैसला लेने वाली? वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए ननद रानी और गोबर उठाए बहू रानी, ये बात कुछ जच नहीं रही थी। इसलिए जब रामदीन काका आए और बोले कि बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पो लेकर, कोई सामान मालती क्या भिजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वही भेज दूँ, जिससे जीजी को रोज इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे इतनी ठंड में गोबर भी नहीं उठाना पड़ेगा। और वैसे भी अब हमसे ना होगा अम्मा जी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। बड़बड़ाती हुई अम्मा माधव को फोन कर गाय को शहर से लाने का बंदोबस्त करने लगी। आखिरकार माधव गाय को रात को टेम्पो से घर लेकर आया। गाय को बाड़े में बांधने के बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फोन कर दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कह दिया। इधर मालती की सास ने भी मालती को खूब डांट लगाई। लेकिन इस पूरे वाक्य में एक फ़ायदा तो हुआ कि अब अम्मा जी को ये बात समझ में आ गई कि बहू अब चुप रहने वाली नहीं। इसलिए अब वो खाने पीने पर रोक टोक नहीं करती और बेवजह की तानाकशी भी नहीं करती।